नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी वाले सेक्शन को हम कवर करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं नदी तंत्र की तरफ। हम देखने वाले हैं नदी तंत्र जो एग्जाम्स में, हर टाइप के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल परफॉर्म करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा, जिसमें नदी तंत्र, नदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ छोटे से छोटा पॉइंट कवर करेंगे। उसमें परियोजनाएं भी मैं आपको बताते चलूंगा, कौन सी परियोजना कहाँ पर है। एक परियोजना की लिस्ट भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, है ना, जिससे आपको परियोजनाएं पता चल जाए कि किस नदी पर कौन सी परियोजना है। थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी चलेंगे। डायग्रामेटिक भी हम वहां पर देखते हुए चलेंगे, कैसे डायग्राम में आपको एक नदी एक जगह से बहती हुई दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जो है हमारा नदी तंत्र। सबसे पहले जान लेना जरूरी होगा नदी तंत्र होता क्या है, या फिर नदी का क्षेत्र क्या होता है, या फिर कैचमेंट एरिया क्या होता है, या फिर नदी किस क्षेत्र में बहती है ना, उसको सामान्य रूप से हमें जान लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, सामान्य रूप से दो तीन चीजों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला होता है क्या, है ना, पहले बाकी चीजों को दूर रखते हुए यहां पर देखिए, सबसे पहला होता है उद्गम। उद्गम या फिर ओरिजिन, है ना, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला होता है क्या, उद्गम या फिर ओरिजिन पॉइंट, जहां से नदी निकलती है। और उद्गम या फिर ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से नदी निकलती है। अब ये ओरिजिन पॉइंट या फिर उद्गम स्थल क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जो उद्गम हो सकते हैं वो कहां कहां से हो सकता है ना, नदी निकल सकती है किसी, है ना, पर्वत से, किसी ग्लेशियर से, है ना, किसी धारा के रूप में, किसी धारा के रूप में निकल सकती है, या फिर, है ना, धारा के रूप में निकल सकती है किसी पठार से, है ना, किसी पर्वत से हो गया, पठार से हो गया। ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र से निकल सकती है, या फिर कहीं से जमीन में से पानी निकल रहा हो और वो धीरे 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 धाराओं के रूप में बढ़ जाता है, उस रूप में भी निकल सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं मौसम, मौसम के आधार पर भी नदियां आपको दिखाई देती है। ठीक है, पर्वत, नदी, पठार, ठीक है, या फिर किसी धारा से, या फिर किसी नदी से ही अलग होकर कोई नदी आगे अपना तंत्र बना लेती है ना। एक नदी से अलग होकर दूसरी नदी निकल जाती है, तो एक नदी की धारा से दूसरी धारा निकल सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, जिसमें जिसमें क्या आती है, सबसे पहले जो प्रमुख नदी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, मुख्य धारा। मुख्य धारा के रूप में उसे जाना जाता है, प्रमुख धारा, है ना, मुख्य धारा। जैसे यहां से नदी निकल रही है तो ये आपको दिखाई दे रही है, एक मुख्य धारा निकल रही है। ठीक है, एक मुख्य धारा निकल रही है। मुख्य धारा मतलब जो होती है वो जो प्रमुख नदी, या फिर उस तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य धारा हो जाती है, या फिर मेन रिवर हो जाती है, मेन रिवर हो जाती है ना। मुख्य धारा के साथ में होती है उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। मुख्य धारा के साथ में क्या होती है, सहायक नदियां, मतलब उसके साथ में आकर जुड़ने वाली अन्य नदी। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मुख्य धारा जा रही है, उसके साथ में एक छोटी सी धारा और आकर जुड़ रही है, इधर से एक धारा और आकर जुड़ रही है। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं आकर जुड़ रही है, यही क्या कहलाती है, सहायक नदी, या फिर ट्रिब्यूटरीज, है ना। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज इनको कहते हैं, या फिर सहायक नदियां इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है ना। फिर उसके अलावा हम बात करें सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र की है, तो ये क्या है, छोटी नदी, वो खुद में भी एक नदी है ना। जो ट्रिब्यूटरी है वो खुद में भी एक नदी है, और वो जाकर किसी दूसरी नदी से मिल जाती है, तो वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, चलिए, अब क्या हो जाता है, जहां पर ये नदी बहती है, जहां पर ये नदी बहती है, जिस ढाल पर बहती है ना, जिस ढाल पर बहती है, तो आपको यहां पर मैं बता देता हूं। सबसे पहली टर्म आ जाती है बेसिन, है ना। कैसा बेसिन, नदी बेसिन, है ना। नदी तंत्र में सबसे पहली टर्म आ जाती है कौन सी, नदी बेसिन। नदी बेसिन मतलब, है ना, जिस ढाल पर, जिस ढाल पर नदी बहती है, ढाल पर नदी बहती है, जिस ढाल पर नदी बहती है, या फिर उसका तंत्र जिस ढाल पर आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है कि ढाल इस तरफ है, नदी इस तरफ बह रही है। यहाँ पर नदी का ढाल कैसा है, इधर उधर आड़ी टेढ़ी बह रही है, देखो घूमती फिरती बह रही है, पर्वत के पीछे से, फिर यहाँ पे डैम बना हुआ है, फिर वापस से आड़ी टेढ़ी बहने लगी। तो ये क्या है,
ये उसका एक निश्चित ढाल है ना। तो ढाल के अनुसार जब किसी भी पर्टिकुलर स्लोप के अकॉर्डिंग रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो उसे इसका क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ना, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट है ना, रिवर कैचमेंट एरिया या फिर बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र, ठीक है। बहाव क्षेत्र किसे कहेंगे, जिसमें मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, जिस क्षेत्र में जितने बड़े क्षेत्रफल में, है ना, जितने बड़े क्षेत्रफल में मुख्य नदी और सहायक नदी दोनों बहा करती है उसे ही उसका क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया या फिर बहाव क्षेत्र कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैचमेंट एरिया या फिर बहाव क्षेत्र। कैचमेंट एरिया मतलब कितना कैच करती है। जैसे नदी तो इसी घाटी में है, लेकिन इससे यहाँ से और नदी आ रही है, यहाँ से एक छोटी सी नदी और आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा कैचमेंट एरिया हो जाएगा। ये रिवर इसको कैच करके बना रखी है, पूरा बड़ा क्षेत्र बना के रखी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, कैचमेंट एरिया, रिवर कैचमेंट एरिया के नाम से हम इसे जानेंगे, है ना। छोटी छोटी नदियां जब आकर मिल जाती है तो वो नदियां उस क्षेत्र को भी गीला कर देती है, उस क्षेत्र को भी गीला कर देती है, और वही गीला क्षेत्र क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। ठीक है, नदी द्वारा, है ना, सिंपल सी बात करें, नदी का, है ना, गीला क्षेत्र, गीला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि या फिर क्या कहलाएगा, वेटलैंड कहलाएगा। आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नदी के आसपास का क्षेत्र भी वेटलैंड होता है। उसके अलावा हम इसको आगे जाकर जब वन पढ़ेंगे तो वन में भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो नदी के आसपास का क्षेत्र वेटलैंड होता है, कोस्टल एरिया वेटलैंड होते हैं, तालाब के आसपास का क्षेत्र वेटलैंड होता है, हमारे जो खेत होते हैं वो भी वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, है ना। तो इसको हम आगे जाकर जब हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे उसमें तो डिटेल में होता ही है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा, वन क्षेत्र, वन क्षेत्र में भी पढ़ेंगे हम उसको, क्योंकि वेटलैंड को बचाने के काम किए जा रहे हैं भारत में भी। ठीक है, और भारत में भी बहुत सारे वेटलैंड्स बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपवाह तंत्र को देश की निश्चित वाहिकाओं, देश की निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह, जो जल का प्रवाह हो रहा है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह अपने साथ में बहाकर ले जाना, है ना। अप मतलब साथ में, वाह मतलब बहाकर ले जाना, अपने साथ में बहाकर ले जाने वाला तंत्र। मतलब पानी की मुख्य धारा एक होगी, उसके साथ में पूरा पानी धीरे 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 साथ में बहता चलेगा। ठीक है, उसे ही क्या हो जाएगा, अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। इन वाहिकाओं को के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जब नदी क्या होती है, एक तंत्र के हिसाब से बहती है, एक निश्चित दिशा में बहती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है ना, फ्लो कहलाता है, रिवर फ्लो। ठीक है, और जब ये पूरी सिस्टम एक साथ जुड़ जाता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र कहलाता है ना। जो इस क्षेत्र की संरचना एवं उच्चावच द्वारा प्रभावित होते हैं। क्षेत्र की संरचना मतलब क्या, वो माउंटेन हो सकता है, प्लेटी हो सकता है, प्लेन हो सकता है ना। उच्चावच मतलब ऊंची नीची भूमि, कहीं पर घाटियां आती है, कहीं पे पर्वत बीच में आ जाते हैं, कहीं पे पठार आ जाते हैं, कहीं पे डेल्टा आ जाता है, कहीं पे मैदान होते हैं, तो उसे कहते हैं उच्चावच। ठीक है, एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, है ना। जितने क्षेत्र से वो क्या जल बहा कर ला रही है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र, बहाव क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। इसी को कैचमेंट कहते हैं, है ना। जल ग्रहण क्षेत्र या फिर क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, हमारा कैचमेंट एरिया कह सकते हैं, जल बहाव क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहेंगे। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अपवाह द्रोणी या फिर रिवर बेसिन, है ना। अपवाह द्रोणी को क्या बोलेंगे, अपवाह द्रोणी अर्थात रिवर बेसिन। अपवाह द्रोणी मतलब क्या होता है, रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर बेसिन जो हमने यहां पर समझा था, ठीक है, ढाल के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर समझो वापस से, एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या रिवर बेसिन कहा जाता है ढाल के अनुसार। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं।
बहुत सारी चीजें हैं, जल विभाजक भी मैं आपको बताऊंगा जल विभाजक कैसे होते हैं। ठीक है, एक बेसिन को दूसरे बेसिन से अलग करने वाला तंत्र। जैसे हम बात करें, हम जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ से एक नदी निकल के आ रही है, तो ये पर्वत बीच में अड़ा हुआ है, इसके उस तरफ एक और नदी जा रही है, ये दोनों नदियां एक दूसरे से मिल नहीं रही है ना, और अंतिम रूप से ये नदी भी क्या हो जाती है, यहाँ समुद्र में विसर्जित हो जाती है। ना तो ये नदी इससे कनेक्टेड है और ना तो ये इससे कनेक्टेड है, ना तो इसकी सहायक नदी इससे मिल रही है ना तो इसकी सहायक नदी इससे मिलती है ना, दोनों अपने अपने तरफ चले जाते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा है ना वाटर डिवाइडर। ये क्या बन जाएगा, जल विभाजक, इसको क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइडर। ठीक है, वाटर डिवाइडर या फिर जल विभाजक के रूप में ये काम करेगा। नदी द्रोणी एवं जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य अन्य भागों पर पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। अब जल संभर क्या हो जाता है, जल संभर का एक भाग जहां से, है ना, जल संभर का मतलब क्या हो जाता है, जहां नदी उद्गमित होती है और वहीं पे आसपास की जो छोटी छोटी धाराएं होती है वो जल संभर कहलाता है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी है सिर्फ एक ही पेज पर, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। जल संभर क्षेत्र क्या होता है, जहां से नदी शुरू होती है, ये जल संभर क्षेत्र है ना, ये जल संभर क्षेत्र है। यहाँ पर है संभर, सम मतलब समान रूप से जल भराने वाला क्षेत्र नदी में, तो जल संभर क्षेत्र क्या कहलाएगा हमारा, ये क्षेत्र जहां से नदी शुरू होती है और छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती है। छोटी छोटी धाराएं मिलकर जब एक बड़ी धारा का निर्माण करती है तो वो कहलाएगा जल संभर क्षेत्र, है ना। जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, कैसा, स्मॉल, ठीक है, मीडियम और लार्ज। स्मॉल, मीडियम और लार्ज एरिया के बेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि स्मॉल एरिया वाली रिवर हो सकती है, मीडियम एरिया वाली रिवर हो सकती है और लार्ज एरिया वाली रिवर हो सकती है। जैसे लार्ज एरिया वाली बात करें तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, सिंधु नदी। ठीक है, स्मॉल एरिया वाली बात करें तो हम छोटी छोटी नदियों की बात कर सकते हैं। छोटी नदियां जैसे ताप्ती नदी हो गई, है ना, ताप्ती नदी छोटी नदी हो गई, महानदी हो गई, है ना। फिर उसके अलावा छोटी एक और नदी की हम बात करें, देखो महानदी तो बड़ी है, ताप्ती नदी की एक बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर बेतवा की बात कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी सी चंबल क्षेत्र की बात कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र कैसे, छोटे क्षेत्र है, बाकी नदियां क्या है, बड़ी बड़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई क्षेत्र के रूप में देखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें आपको बताई। चलिए, है ना, और आगे बात कर लेते हैं। एक निर्धारित जल मार्ग, है ना, एक निर्धारित जल मार्गों द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार के जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये भी हो गया किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र, धरातलीय संरचना। अब देखो अपवाह तंत्र जो होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। धरातलीय प्रकार का, ठीक है, धरातलीय संरचना पर डिपेंड करता है कि वहां पर माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पठार क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैदान क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग संरचनाओं पर भी डिपेंड करता है। भूमि का ढाल हो गया, संरचना नियंत्रण हो गया, शैलों का स्वभाव हो गया, ठीक है, विवर्तनिक क्रियाएं हो गई, जल की प्राप्ति तथा अपवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर भी निर्भर करता है कि उस जगह कैसा भूगर्भिक इतिहास रहा है। जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी भूगर्भिक इतिहास के हिसाब से भ्रंश घाटी में बहती है, एक धसाव वाली घाटी है जिसमें जमीन ऐसी नीचे की तरफ, नीचे की ओर धस गई है, और नीचे की ओर धसी हुई घाटी में हमारी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है ना। ये पूर्ण रूप से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। उसके अलावा यदि हम दूसरी नदियों की बात करें, पठारी नदियां, पठारी नदियों का उद्गम शुरुआत से नहीं हुआ था। पठारी नदियों का उद्गम कब हुआ, जब वो यहाँ आकर कनेक्ट हुआ इंडिया, है ना, जब यहाँ पर इंडिया बनता है और यहाँ पर पठारी क्षेत्र यूरेशियन प्लेट से आकर मिलता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद पठारी नदियों का उद्गम होता है। हिमालयी नदियों का उद्गम भी उसके बाद ही होता है ना। जब तक यहाँ पर पूरा क्षेत्र नहीं बना था, हिमालय नहीं बना था, तब तक नदियों का उद्गम नहीं देखा जा सकता था। ठीक है, उसी तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर अपवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर भी निर्भर करता है। अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अपवाह तंत्र की बात करें तो हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा अपवाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र,
है ना। पहला हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, अब इन दोनों में तो कुछ कुछ अंतर है ना। इन दोनों में अंतर मैं यहीं पे बता देता हूं और इसी में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करें तो हिमालयी अपवाह तंत्र मतलब, है ना, ये हिमालय से, हिमालय हिमालय से उद्गम, ओरिजिन पॉइंट कहां पर है, हिमालय है। ठीक है, अब जब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो इसका अपवाह तंत्र कहां पर है, किसी पर्वत या पठार से है, किसी पर्वत या पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इन नदियों में इन्हें सदा नीरा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सदा नीरा। नीरा का मतलब होता है इसमें हमेशा पानी रहता है ना, इसमें हमेशा पानी रहता है। और स्रोत क्या है इसका, इसका स्रोत है ग्लेशियर। इसका स्रोत क्या मिलता है हमको, ग्लेशियर से इसका स्रोत मिलता है। नदी स्रोत क्या है इसका, ग्लेशियर है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, मौसमी नदियां कहा जाता है, मौसमी नदियां। और यदि इनके स्रोत की बात करें तो क्या हो सकता है, वर्षा। वर्षा का जल ही इनका क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि वर्षा कम होगी तो नदियों में जल कम होगा और प्रवाह क्षेत्र भी क्या होगा, प्रभावित होगा, है ना। लेकिन यदि नदियों में अच्छी खासी बारिश होती है पठारी क्षेत्र पे तो नदियों का जल भी अच्छे तरीके से बहेगा। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो तंत्र है ये कैसे विस्तृत, विस्तृत है ना, और विशाल है। ठीक है, विस्तृत और विशाल है। ये कैसे है, ये भी तंत्र कैसे है, ये भी विस्तृत है, विस्तृत है ना, और विशाल ये भी है, बड़े तंत्र है। लेकिन इसमें नदियों की लंबाई ज्यादा है, लंबी नदियां, है ना, यहाँ पर लंबी नदियां देखी जाती है और यहाँ पर कैसी नदियां देखी जाती है, विशाल। यहाँ पे नदियां छोटी और बड़ी दोनों होती है, छोटी बड़ी दोनों नदियां देखी जाती है मौसमी नदियों के रूप में, है ना। तो ये हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, तो ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो ऐसी ही हम मान लेते हैं कि ये विसर्जित हुई, और ये पठार क्षेत्र है, पठार से निकलने वाली नदियां भी क्या हो जाएगी, ऐसी जाकर विसर्जित होगी, पठार से निकलने वाली। मैदानों से भी कुछ नदियां आती है ऐसी, है ना। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं इस स्थलाकृति के आधार पर। ठीक है, तो अन्य अन्य प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकती है अन्य प्रकार की स्थलाकृतियां। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब हम नदी तंत्र को विभाजित कर लेते हैं, नदी तंत्र को विभाजित कर लेते हैं। मैप पर भी मैं आपको नदी तंत्र बता देता हूं कि कौन सा नदी तंत्र कहां पर कैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, इत्मीनान से शांति से देखिएगा। तो सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सा आ जाता है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा यमुना नदी तंत्र, गंगा यमुना, गंगा यमुना का पूरा तंत्र बना हुआ है। ठीक है, एक और तंत्र होता है ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये तीन नदी तंत्र है जो कहां से है, हिमालय से। और हमने इनको बता ही दिया कि ये सदा नीरा है, ग्लेशियर से नदियां आती है ना। इसमें हमेशा पानी रहता है, गर्मी ठंडी बरसात कोई भी मौसम हो पानी इसमें हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी नदी तंत्र या फिर पठारी नदी तंत्र कहा जा सकता है, इसे पठारी नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब पठारी नदी तंत्र को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी रिवर जो कहां जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में गिरने वाली, कहां पर गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी जाती है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी। ठीक है, फिर उसके अलावा कौन सी आ जाती है ना, घग्गर नदी हो जाती है, साबरमती नदी हो जाती है ना, घग्गर हो गई, साबरमती, और नाम लिखे तो मांडवी, है ना, मांडवी, छोटी छोटी नदियां हैं, है ना, जुआरी, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, है ना। इधर आ जाती है केरल की नदी भरत पूजा, भरत पूजा, भरत पूजा नदी आ जाती है ना। एक और महत्वपूर्ण नदी है पेरियार, केरल की, है ना। फिर उसके बाद आती है जो उसके ऊपर हमारा
बहुत बड़ा जलप्रपात बना हुआ है, कर्नाटक की नदी है, लेकिन छोटी एक धारा के रूप में आ जाती है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे, चलो, है ना। अब आगे जाते हैं कहाँ पर, पहले तो अरब सागर में, है ना, गिरने वाली है। ठीक है, अब आती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां जाती है, जैसे, है ना, तो ब्रह्मिणी हो गई, ब्रह्मिणी, बैतरणी, है ना, फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना, पेन्नार, कावेरी, वैगई। ठीक है, और बहुत सारी नदियां, महानदी नदी भी हो जाती है ना, महानदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब नदियां क्या हो जाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है ना। तो कौन से नदी तंत्र है ये, अरब सागर में गिरने वाली, और मतलब किस ओर, ये पश्चिम की ओर बहने वाली, ऐसा भी बोल सकते हैं, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली, और इनको बोल सकते हैं पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहने वाली, ईस्टर्न साइड फ्लो होने वाली रिवर, है ना, पूर्व की ओर बहने वाली, ये पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, ये नदियां क्या बनाती है, ये नदियां जो बनाती है वो बनाती है एस्चुरी। ये नदियां जो है, जो किस तरफ जा रही है, अरब सागर में जा रही है, एस्चुरी बनाती है, और ये क्या बनाती है, डेल्टा। ये निर्माण किसका करती है, डेल्टा। बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ एक ही चीज में, एक ही सेक्शन पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये नदियां जो होती है अरब सागर में जाने वाली, सीधी खड़ी ढलान पे बहती है और सीधे जाकर मिल जाती है समुद्र से, और वो बनाती है अधिकांश रिवर डेल्टा। ठीक है, जैसे उधर की तरफ गंगा जाती है ना, यदि सिर्फ गिरने के हिसाब से नदियों की बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, ब्रह्मिणी, बैतरणी, स्वर्ण रेखा, महानदी, ये सब क्या है, ये लगभग लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है ना, नदी तंत्र में। ठीक है, चले, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर तंत्र देख लेते हैं, कौन कौन से तंत्र कहाँ कहाँ पर है ना, कौन कौन से तंत्र आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहला तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जो है सिंधु नदी तंत्र, है ना, नाम बाद में लिखते चलेंगे, है ना, फटाफट फटाफट सबको थोड़ा सा डार्क कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गंगा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र अच्छा खासा बड़ा है ना, ब्रह्मपुत्र का यहाँ से आता है, कुछ सहायक नदी यहाँ से आती है। ठीक है, और उत्तराखंड से तो शुरू होता ही है, यहाँ तक तो आपको पता ही है, सिक्किम में से भी एक सहायक नदी आती है, और मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में भी ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी नर्मदा के ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, इधर से भी ये तंत्र यहाँ से भी जुड़ जाता है, क्योंकि चंबल की सहायक नदियां यहाँ से आती है ना, उसके अलावा झारखंड वाला क्षेत्र इसमें जुड़ जाता है, और आखिरी में पश्चिम बंगाल में एंड हो जाता है। ठीक है, सभी क्षेत्र मैंने आपको बता दिए, झारखंड से भी एंड होती हुई जाती है, और ये हमारा हो जाता है कौन सा, गंगा नदी तंत्र। कौन सा समझ में आया, गंगा नदी तंत्र हमने देखा। नेक्स्ट हमारा तंत्र हो जाता है कौन सा, एक यहाँ पर भी सब सिंधु की ही सहायक नदियां चल रही है, सिंधु की ही सहायक नदियां आ जाती है, यहाँ पे सतलज और दूसरी नदी बह रही होती है। ठीक है, अन्य आ जाते हैं, नेक्स्ट नर्मदा नदी तंत्र यहाँ से बीच में से जा रहा है, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती को दोनों को ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ येलो में। चलिए, नर्मदा और ताप्ती नदी तंत्र हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलो आगे अगला नदी तंत्र मैं आपको बताता हूँ, है ना, जो कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई देगा गोदावरी, यहाँ से यहाँ तक आपको गोदावरी नदी तंत्र दिखाई देगा, ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है, ये गोदावरी नदी तंत्र दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा गोदावरी को हम यहाँ बनाते हैं, ये गोदावरी नदी तंत्र हुआ, और यहाँ तक दिखाई देता है ये गोदावरी, क्योंकि नीचे से कृष्णा रिवर निकल रही है, इसलिए कृष्णा रिवर तंत्र वहां दिखाई देगा। ठीक है, अगले नदी तंत्र की तरफ चलते हैं, जो हमारा है कौन सा, कृष्णा रिवर सिस्टम, ये कृष्णा रिवर सिस्टम है यहीं पर। ठीक है, ये कृष्णा रिवर सिस्टम हो गया, कृष्णा नदी तंत्र। इसी के नीचे से निकलती है कौन सी, कावेरी, इसके नीचे से निकलेगी कावेरी, तो यहाँ पर हो जाता है कावेरी नदी तंत्र, ये हो गया कावेरी नदी तंत्र यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा
कुछ और तंत्र की बात करें तो यहाँ पर केरल में अलग तंत्र चलता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग तंत्र दिखाई देते हैं, पश्चिमी घाट के कुछ तंत्र अलग रूप से चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसमें यदि हम बात करें तो यहाँ से आ जाता है लूनी नदी तंत्र। लूनी लूनी नदी तंत्र महत्वपूर्ण है यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है माही नदी तंत्र। इस क्षेत्र में माही नदी तंत्र दिखाई देगा आपको, ये माही नदी तंत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एक नदी तंत्र हो गया ये महानदी और ब्रह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा और दामोदर, ठीक है। यहाँ पर आ गया महानदी और इस तरफ डार्क कर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है दामोदर, झारखंड दामोदर, ये दामोदर नदी हो गया, ठीक है। तो सभी नदियों के तंत्र इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है सिंधु, ये है गंगा यमुना, है ना, गंगा यमुना, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। ये हो जाता है दामोदर, महानदी, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, एक मिनट, कृष्णा नहीं है वो गोदावरी है, ये गोदावरी है, गोदावरी, ये है कृष्णा। इत्तेफाक से वो ब्लैक रंग में ही बन गया तो हमारे क्या है ना, कन्हैया जी काले रंग के है ना। चलिए, और ये आ गई कावेरी, कावेरी यहाँ पर आ जाता पेरियार, पेरियार नदी यहाँ पर बहती है केरल में, इसलिए वहां पर बना दिया गया है। ये है नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती, ये हो जाता है लूनी, लूनी नदी तंत्र, ये हो जाती है माही नदी तंत्र, है ना, ठीक है। और इधर के क्षेत्र में तो नदी बहती नहीं है, इसलिए ये तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर नदी नहीं बहती है क्योंकि ये पूरा डेजर्ट वाला इलाका है, मरुस्थल वाला इलाका है, इसमें इधर नदी नहीं बहती है। फिर उसके अलावा यदि हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्षेत्र में यहाँ पर जो है ना, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र में, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ कुछ नदियां बहती है ना, कुछ नदियां बहती है, इसलिए उसका तंत्र हम अलग से देखेंगे, अलग से वहां पर भी तंत्र मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। गुजरात के इस क्षेत्र में भी छोटी छोटी धाराएं बहती है, इसलिए धाराओं का तंत्र हम अलग से छोटा मोटा देख लेते हैं। कुछ धाराएं होती है सीजनल होती है ना, बस, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये था हमारा नदी तंत्र, कौन कौन से अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा, है ना, यदि हम बात करें सबसे बड़ा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है इसमें से, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ये देखिए गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र। यहाँ से ब्रह्मपुत्र को भी हटा दो, यहाँ से ब्रह्मपुत्र का शुरू हो जाता है, तो गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र के रूप में हमें दिखाई देता है पूरे भारत में, ठीक है। चीजें क्लियर, आगे बात करें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमको एक एक नदी तंत्र के बारे में बात करनी है ना, यहाँ से हमको एक एक नदी तंत्र के बारे में बात करनी है। छोटे छोटे सेक्शन में हम इन नदी तंत्रों को देखते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला नदी तंत्र कौन सा दिखाई देता है, पहला नदी तंत्र आपके सामने आ जाता है सिंधु नदी तंत्र, जो किस तंत्र का हिस्सा है, हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आ जाते हैं, हमारा कौन सा नदी तंत्र आ गया, सिंधु नदी तंत्र आ गया, ठीक है। अब सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम है ना, कहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयी नदी का तंत्र है। कौन सा हिमालय, हिमालयी क्षेत्र जो कहे ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय में आ जाता है ये, ट्रांस हिमालय। हिमालयी नदी तंत्र में भी कौन से हिस्से में चलता है ये, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में बहने वाला तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ पर प्रमुख नदी है, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, मतलब तिब्बत
ठीक है, तिब्बत, फिर उसके बाद आती है कहाँ पर, भारत, भारत में कहाँ पर आती है, लद्दाख में, है ना, लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से होती हुई बहती हुई आगे की तरफ निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में कराची में डेल्टा फॉर्म करती है, पाकिस्तान के कराची में डेल्टा फॉर्म कर देती है। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन सी, झेलम है, नाब है, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये जो है ये 5 नदियां हैं, ये 5 उसकी प्रमुख नदियां हैं। इन्हें पंचपद, पंचपद के नाम से भी जाना जाता है ना, ये जो 5 नदियां हैं इन्हें पंचपद के नाम से भी जाना जाता है। झेलम ये ऊपर से नीचे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, उत्तर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस है, सबसे पहले झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें छोटी छोटी सहायक नदियों की, ये कौन सी नदियां है, छोटी, छोटी सहायक, छोटी सहायक नदियों में बात करें तो जास्कर, गोमल, द्रास, जास्कर हो गया, गोमल हो गया, द्रास हो गया, श्योक हो गया, शिगार, कुर्रम, काबुल और, है ना, गिलगिट, है ना, ये उसकी कैसी कौन सी नदियां हैं, ये छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, कुछ काराकोरम से, कुछ लद्दाख से, फिर उसके बाद कुछ उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आती हुई सॉल्ट रेंज और उसके आसपास हिंदू कुश माउंटेन से दिखाई देती है ना। सिंधु तिब्बत में कहाँ से आती है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है ना, कौन सी झील है, मानसरोवर झील, है ना। तिब्बत मानसरोवर यात्रा होती है ना, मैंने आपको दर्रों में बताया था, तिब्बत मानसरोवर यात्रा, तिब्बत मानसरोवर यात्रा इसी क्षेत्र के लिए चलाई जाती है। ठीक है, समझ में आया। तिब्बत मानसरोवर के निकट कौन सा क्षेत्र है ना, चेमांग, चेम चेमयंग डुंग, थोड़ा सा तिब्बती नाम है ना, चेमायंगडुंग, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मतलब अल्टीमेटली मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, वहीं पर ग्लेशियर है, वहीं से उद्गम होता है। सिंधु नदी प्रणाली दुनिया दुनिया की हिमालय प्रणालियों में उभरने के बाद जम्मू श्रीनगर राज्य में कहाँ से निकलती है, जम्मू श्रीनगर राज्य से निकलती है ना, के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, फिर कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां से यह अरब सागर में गिर जाती है। एंडिंग पॉइंट इसका कहां पर है, अरब सागर में इसका एंडिंग पॉइंट है। अरब सागर में भी कहां पर है, कराची, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में ये क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। सिंधु नदी तंत्र पांच पांच तहों का एक मैदान बना है। ठीक है, 5 अलग अलग लेयर का एक मैदान बना हुआ है, जिसमें सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर, है ना, एक मैदानी क्षेत्र है, तो इसे क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सिंधु, देखो मैं ये उसको डायग्राम में बताऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, अभी यहाँ पर देख लीजिए, है ना, दोआब क्षेत्र, झेलम, झेलम और चिनाब के बीच का चज दोआब क्षेत्र, फिर चिनाब और रावी के बीच में का रचना दोआब क्षेत्र। ठीक है, रावी व्यास के बीच में, है ना, बाड़ी दोआब, बारी दोआब हो जाता है, और व्यास और सतलज के बीच में बिस्ट दोआब देखने को मिलता है। दोआब क्या क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच जो मिलन स्थल होता है, जहां पर ये दो नदियां मिलती है, एक नदी ये रही, एक ये नदी ये रही, इसके बीच का ये जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, बीच का ये जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं दोआब, है ना। इसी उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, दोआब के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, है ना, ग्लेशियर से होता है, और ये, है ना, कितना है, इसकी लंबाई कितनी दिखाई देती है, 2880 किलोमीटर है। कितनी लंबाई दिखाई देती है, 2880 किलोमीटर लंबाई दिखाई देती है, और पाकिस्तान के बीच होती हुई सिंधु जल संधि संधि, है ना, तहत भारत सिंधु और उसके उसकी सहायक नदियों में झेलम चिनाब के पानी का कितना 20% उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु जल संधि या सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, है ना, 19, है ना, 69 में हुआ था, है ना, सॉरी 1960 69 के आसपास ये हुआ था, है ना। क्योंकि क्या है कि हमने इसके ऊपर सिग्नेचर कर 59 और 60 के आसपास, 60, है ना,
60 के आसपास ये हुआ था। और फिर समझौते में देखो, समझौता बहुत लंबा चला था और उसमें वार्ता चली थी और सिग्नेचर अलग दिन हुए थे, है ना, सिग्नेचर उसके बाद में हुए। और फिर उसके बाद जैसे ही ये हमारे सिग्नेचर हुए और हमारा कंप्लीट हुआ सिंधु नदी जल समझौता, तो उसमें 3-3 नदियों को बांट दिया गया अलग अलग, 3-3 नदियों को अलग अलग बांट दिया गया। उसमें मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिक की कौन कौन सी 3 नदियों को बांट दिया गया। तो ऊपर से आपको दिखाई दे रही कौन सी, ये रही सिंधु नदी, है ना। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी नदी कहाँ पर है ना, कौन सी नदी कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग नदियों के फ्लो को बना लेते हैं। तो ये आ रही है हमारी इंडस या फिर सिंधु नदी हमारी दिखाई दे रही है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी चली आ रही है, इंडस रिवर। ये सिंधु नदी आकर यहाँ पर विसर्जित हो जाती है, कहाँ पर, कराची में डेल्टा फॉर्म करती है, यहाँ पर कराची में डेल्टा फॉर्म कर दिया इसने। ठीक है, दूसरी नदी आपको दिखाई देती है कहाँ से, ये आ जाती है हमारी झेलम, ये झेलम नदी, झेलम नदी बहती हुई आपको दिखाई देती है। और अंतिम रूप से ये कहाँ मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है, चेनाब सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद अगली नदी आ जाती है ना, अगली नदी जो होती है वो है हमारी चेनाब, ये रही चेनाब रिवर, ये चेनाब रिवर आती है और यहाँ पर आगे जाकर किस में मिल जाती है, सतलज रिवर में मिल जाएगी। ठीक है, सतलज रिवर के बाद कौन सी आ जाती है, सतलज के बाद हमारी आ जाती है अगली कौन सी, रावी, रावी नदी, ये रावी नदी आ जाती है जो चेनाब में आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी ब्यास, ब्यास आगे जाकर किस में मिलती है, सतलज में मिलती है। ब्यास एकमात्र ऐसी रिवर है जो किसमें, भारत में ही बहती है, केवल भारत में ही है। और सतलज नदी भी कहाँ से आती है, मानसरोवर क्षेत्र से ही आती है ना, मानसरोवर क्षेत्र से ही आती है और सीधे सीधे कहाँ मिलती है हमारे, है ना, हमारे इसमें मिल जाती है, चेनाब और सतलज यहाँ पर मिल जाती है, चेनाब और सतलज रिवर दोनों यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई अलग अलग नदियाँ। चलो अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, यदि उद्गम की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से आ रहा है, मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से आता है, सतलज नदी का उद्गम आता है हमारा कहाँ से, राक्षस ताल, राक्षस ताल, ये भी कहाँ पर है, तिब्बत, तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ, झेलम, झेलम का, झेलम की यदि बात करें तो जास्कर के दक्षिण से निकल रही है। ठीक है, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, शेषनाग, है ना, इसका उद्गम कहाँ से देखने को मिलता है हमको, शेषनाग झील, है ना, शेषनाग और वेरी नाग, है ना, वेरी नाग, वेरी नाग आ नहीं रहा है नाम, है ना, वेरी नाग ऐसे लिखते हैं, वेरी नाग, और क्षेत्र है शेषनाग, शेषनाग या वेरी नाग क्षेत्र से ये उद्गम होता है, किसका, झेलम का, झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, शेषनाग या वेरी नाग झील से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें चेनाब, है ना, तो चेनाब का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, दर्रे के आसपास से इसका उद्गम होता है। फिर ये चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में बनती है, चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में चलती है और मिलने के बाद क्या हो जाती है, एक धारा बनती है, चंद्र और भागा दोनों ही जुड़ती है ना, और रोहतांग दर्रे के पास से उद्गम होता है और चंद्र और भागा दोनों जुड़ती है, जुड़ने के पश्चात एक धारा बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, चेनाब नदी कहते हैं। ठीक है, चेनाब नदी हम इसे कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो हमारी ब्यास नदी, है ना, ब्यास नदी कहाँ से आती है, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड से उद्गम होता है ब्यास नदी का। ठीक है, और फिर अंतिम रूप से आपको मैंने बताई दिया सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, हमारे वहीं से राकसताल झील से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां, जैसे गिलगित कहाँ से आती है, गिलगित पाकिस्तान से आने वाली नदी है। ठीक है ना, गिलगित यहाँ पर शहर भी है ना, शिगार जो आती है वो इस तरफ से आती है ना, लेफ्ट साइड से आने वाली है। फिर उसके बाद झेलम की, है ना, झेलम की जो सहायक नदी है कौन सी, किशन गंगा है, झेलम की सहायक नदी है कौन सी, किशन गंगा, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किशन गंगा, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, वो झेलम में जाकर आगे की आगे मिल जाती है जो बारामूला के आसपास हो जाता है।
बारामूला के आसपास मिल जाती है। फिर उसके बाद जास्कर श्रृंखला से एक नदी निकलती है ना, जिसका नाम है जास्कर, और जास्कर में आकर ये मिल जाती है ना। इधर से आती है कहाँ से, जो हमारा काराकोरम है उससे आती है शोक, शोक नदी है ना। कौन सी नदी है, शोक नदी आती है और काराकोरम के पास से आती है और यहाँ आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा स्पीति नदी आती है, एक स्पीति करके नदी आती है, स्पीति नदी घाटी है ये, और कहाँ पर मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आगे की तरफ मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्र और भागा से चेनाब बनती है। ठीक है, तावी नदी की बात करें, है ना, तवी, तवी नदी की बात करो तो तवी नदी कहाँ पर है हमारी, ये है हमारी मिलने वाली किसमें, चेनाब, चेनाब की सहायक नदी है कौन सी, तवी नदी। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, है ना। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र था, ये पूरा तंत्र बना हुआ, एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में देखो, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्षेत्र है, सबसे पहला आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर दोआब क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोआब क्षेत्र दिख रहा है, ये नदी का दोआब, यहाँ पर दो दो नदियां आकर मिल रही, एक दोआब क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, एक दोआब क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा, झेलम और किसके बीच में, चेनाब के बीच में एक दोआब क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और दोआब बताते हैं, एक दोआब क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दो नदियां मिल रही है ना, दो नदियों के बीच का आब, है ना, दो नदियों के मिलन स्थल को हम दोआब कहते हैं। ठीक है, एक दोआब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये रहा, ये एक दोआब क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दो नदियां यहाँ भी मिल रही है। फिर उसके अलावा एक दोआब क्षेत्र में आपको एक और बता देता हूँ, ये दोआब क्षेत्र एक और दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, दोआब क्षेत्र है, दो नदियां, दो नदियों का आब क्षेत्र है, यहाँ पर दो नदियां आकर मिलती है, इसीलिए दोआब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। अगला इसको, इसे क्या कहते हैं, देखो कौन कौन सी नदी मिल रही है, झेलम और चेनाब, है ना, झेलम और चेनाब। तो चेनाब से क्या ले लिया हमने, च, चेनाब से ले लिया च, और झेलम से क्या ले लिया, झ, तो ये कौन सा हो गया, चाज दोआब, चाज दोआब। कौन सा दोआब क्षेत्र हो गया, चाज दोआब क्षेत्र हो गया। ठीक है, चेनाब से क्या ले लिया, च, और झेलम से ले लिया झ, तो क्या हो गया, चाज दोआब यहाँ पर बन गया। अगले दोआब की यदि हम बात करें तो ये कौन सा, कौन सी नदी है, चेनाब, और ये कौन सी है, रावी, है ना। तो यहाँ पर रावी है, तो हमारे पास कौन सा हो जाता है, रचना, है ना। तो रावी से क्या ले लिया, र, ठीक है, और चेनाब से क्या ले लिया, चना, रचना दोआब, याद रखिएगा, रचना, रचना दोआब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, रचना, रावी से र है और चेनाब से चना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी के बीच का बारी दोआब, बारी दोआब, बारी दोआब क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा है, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। ये प्रमुख दोआब क्षेत्र है जहां पर नदियां आकर मिलती है ना, नदियां आकर मिलती है, उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर चीज दिखाई दे रही होगी, ये नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और ठीक है, हम बात करते हैं झेलम नदी की, है ना। अब यहाँ से आ जाती है कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी को हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये रही झेलम नदी, जो आगे किस में मिल जाती है, रावी में मिल जाती है ना। किसकी सहायक नदी है ये, रावी, है ना, सॉरी, चेनाब। सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, चेनाब की सहायक नदियां हैं। ये जितनी भी आ रही है ना, देखो झेलम भी चेनाब में चली जाएगी, फिर चेनाब आगे जाकर किसके साथ मिलेगी, सतलज के साथ में, रावी भी इसके साथ मिलेगी, ब्यास भी इसके साथ मिलेगी, और ये सभी मिलकर कहाँ चली जाएगी, ये सभी मिलकर सिंधु में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी सहायक नदी दिखाई दे रही है ना। कुनार नदी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये काबुल नदी है, अफगानिस्तान से आ रही है ना। कुर्रम नदी दिखाई दे रही है ना, कुर्रम नदी दिख रही है। ठीक है, काबुल है, कुर्रम है, तोची है, ये तोची नदी दिखाई दे रही है, ये गुमाल है, गुमाल रिवर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, जोहाब रिवर आपको दिखाई दे रही है। ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं किसकी, झेलम की, सॉरी
किसकी सहायक नदियां है ये? इंडस की है या सिंधु नदी की सहायक नदियां है ना। यहाँ पर दिखाई दे रही स्वात, देखो एक बार वो नाम बोल देता, स्वात है ना, कुनार, स्वात हो गई, कुनार हो गई, काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, तोची, गुमाल, जुहाब है ना, जुआब, या फिर गिलगित, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही गिलगित, यहाँ से आ रही है शोक है ना, यहाँ से आ रही है सुरु, यहाँ से आ रही है जास्कर, सुरु हो गई, जास्कर हो गई है ना, सोहान हो गई, सुरु, जास्कर, सोहान। तो ये नाम भी आप उसके अंदर क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये नदियां भी उसकी सहायक नदियां है। फटाफट से चलते हैं, झेलम नदी को पढ़ते हैं, हमारी झेलम नदी। ठीक है, झेलम रिवर, उसकी किशन गंगा उसकी सहायक नदी हो जाती है। झेलम नदी बेरीनाग है ना, बेरीनाग झील या वेरीनाग झील के पास पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और बारामूला और मीरपुर से होते हुए पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। किसमें मिलती है? पाकिस्तान में चिनाब से ये जाकर मिल जाती है। झेलम नदी बेसिन के जलोढ़ निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये सीधे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। करेवा किसे कहते हैं? तो जलोढ़ नदी जो अपने साथ में सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है या फिर निक्षेप जमा कर देती है, अवसाद जमा कर देती है, उसे क्या कहते हैं? करेवा कहा जाता है। जो केसर है ना, केसर की दर्शन, या तो हम बोले केसर की कृषि, केसर की कृषि के लिए बहुत सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। श्रीनगर के पास है ना पेपोर केसर है ना, श्रीनगर के पास पेपोर केसर उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पेपोर जो क्षेत्र है वो केसर उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सीधे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जबकि श्रीनगर के पास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, जबकि श्रीनगर है ना, इसके पास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र श्रीनगर देखने को मिलता है। डल झील श्रीनगर में ही मौजूद है ना, याद रखिएगा है ना, डल झील श्रीनगर में ही मौजूद है। एक नौकायन झील है जिसमें नावें चलती है, शिकारा जिसे कहते हैं, स्थित है, जहां HMT की एक इकाई कार्यरत है। झेलम नदी अनंतनाग के पास, कहां पर? अनंतनाग के पास कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। अनंतनाग के पास है ना, ये भी हमारे कुछ धार्मिक क्षेत्र है ना, अनंतनाग जो क्षेत्र है उसके आसपास भी कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं, है ना, के पास प्रवेश कर जाती है। किसमें? कश्मीर घाटी में। इसके बाद यह बारामूला के पास कश्मीर घाटी के बाहर निकल जाती है और बारामूला सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बारामूला याद रखिएगा, बारामूला के पास अंदर इंटर करती है। और बारामूला किस लिए फेमस है? सेब उत्पादन के लिए फेमस है, बहुत फेमस क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम के आगे बढ़ते हैं चिनाब। चिनाब नदी की बात करें तो ये हमारी हो गई चिनाब नदी। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है ना। बारालाचा, रोहतांग, वो वहीं पर ही है दर्रे, रोहतांग हो गए, बारालाचा दर्रे हो गए, है ना। तो रोहतांग बारालाचा दर्रे से निकलती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये रोहतांग और यहीं पर ही बारालाचा, फिर रोहतांग, ये लगभग पास लगे हुए। आगे जाकर हम बात करें तो ये जो रिवर निकल रही है तो यहीं से रोहतांग और बारालाचा के पास से निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये दो धाराओं के रूप में चल रही होती है ना। तो बारालाचा दर्रे से निकलती है, किस किस रूप में निकलती है? चंद्र और भागा नामक दो धाराओं के रूप में ये निकलती है, जो मिलकर आगे टांडी के निकट, कहां पर? टांडी के निकट चेनाब रिवर का निर्माण करती है। कहां पर करती है? टांडी के निकट चेनाब रिवर का निर्माण करती है। इसके बाद चिनाब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, कहां पर? किश्तवाड़ और अखनूर होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये याद रखिएगा, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तथा झेलम, तभी है ना, झेलम नदी हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें सतलज सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज इसकी किसकी? चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज है। दुलहस्ती परियोजना है ना, सतलज परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल, इसके ऊपर परियोजना देखने को मिलती है ना। किसके ऊपर? रावी रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। यदि चेनाब रिवर की बात करें, है ना, झेलम रिवर की बात करें, ठीक है, तो झेलम रिवर में
कौन कौन सी परियोजना देखने को मिलती है, तो झेलम में हमको मिलती है इसकी सहायक नदी पर है किशनगंगा, किशनगंगा परियोजना देखने को मिलती है हमको। इसी के पास में हमको उरी मिलती है, उरी 1 प्रोजेक्ट, उरी 2 आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उरी 1 और उरी 2 परियोजना हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। किशनगंगा याद रखिएगा, किशनगंगा इसकी सहायक नदियों पर मौजूद है, ठीक है। और भी बहुत सारी परियोजना का हम लिस्ट वाइज बात करेंगे आगे, ठीक है, लिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कौन सी नदी, चिनाब, चिनाब के बाद आती है सतलज। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल बोल दो या राक्षस ताल बोल दो, राक्षस ताल, राक्षस ताल से निकलती है। शिव किला दर्रे कहां से आती, शिव किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, किस दर्रे से ये क्या हो जाती है, प्रवेश करती है भारत में, हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। सब दर्रे बता चुका हूं, इसीलिए दर्रे पहले ही पढ़वा दिए थे, ठीक है। तो शिव किला दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाती है। व्यास मुख्य सहायक नदी है इसकी, व्यास इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में आती है, जो इसमें मिलती है। कोल, नाथपा झाखरी, है ना, भाखड़ा नागल, है ना, सरहिंद नहर परी और इंदिरा सागर नहर परियोजना इसकी महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा सागर नहीं है, इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, इसकी प्रमुख परियोजना के रूप में दिखाई देती है। बाकी नदी तो आपको दिख ही रही है कहां से जा रही है, ठीक है। परियोजना की बात करें तो हमने बोला था पहले लिस्ट वाइज हम देख लेंगे। तो दुलहस्ती कहां पर है, चेनाब पर है। बगलिहार, देखिए दुलहस्ती, है ना, जैसे चेनाब रिवर आपको दिखाई दे रही है, तो ये चेनाब, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ठीक है, तीनों बगलिहार सलाल हो गई, है ना। फिर सतलुज परियोजना चिनाब, चिनाब रिवर पर है, सतलुज परियोजना हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद तुलबुल परियोजना कहां पर हो गई, झेलम पर, तुलबुल हो गई। उरी 1 हो गया, उरी 2 हो गया, ये परियोजना हो गई, ठीक है। राजीव, है ना, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी रिवर पर रंजीत सागर हो गई, ठीक है। उसके अलावा भाखड़ा नागल हो गई सतलज पर, तो सतलज पर भाखड़ा नागल हो गई। फिर उसके बाद नाथपा जाखरी परियोजना हो गई सतलज पर, ये हो गई सतलज पर नाथपा जाखरी। कोल डैम परियोजना सतलज, ये हो गई कोल डैम परियोजना। सरहिंद परियोजना सतलज, सरहिंद परियोजना सतलज। इंदिरा सागर परियोजना, तो इंदिरा सागर परियोजना भाखड़ा नागल से ही निकली हुई है, और ये बहुत लंबी नहर निकलती है, कहाँ तक जाती है, राजस्थान तक, राजस्थान तक एक नहर निकली हुई है ना, इंदिरा सागर, ठीक है। फिर सरहिंद हो गई, इंदिरा सागर हो गई, है ना। पोंग डैम हो गया व्यास पर, ठीक है। हमारी व्यास नदी कहाँ गई भैया, ये आ गई व्यास, व्यास नदी हो गई, पोंग डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सब भारत में ही है ना, सब परियोजनाएं किसकी, भारत की है, बस मैंने नदी के ऊपर टिक करके रखी हुई है ना। तो आप ऐसा मत समझना कि ये सब वहां पर है, पाकिस्तान में परियोजना नहीं है, ये सब भारत में ही है ना, यही लगा देता हूँ, नहीं तो आप क्या समझते उल्टा पुल्टा है। यहाँ पर व्यास हो गई 1 2, है ना, रुको, यहाँ पर आ जाती है ये 1 2 3 4, सतलज पर हो गई, फिर झेलम पर हो गई, चेनाब पर हो गई, ब्यास पर हो गई, रावी पर हो गई, झेलम हो गई, है ना, किशनगंगा हो गई, यहाँ पर 2 3 परियोजना यहाँ पर हो गई, है ना, रावी पर हो गई। तो ये सब नदियों पर परियोजनाएं हैं, है ना। फिर उसके बाद पोंग डैम हो गया, व्यास परियोजना व्यास नदी पर मौजूद है, ये व्यास नदी पे व्यास और पोंग डैम व्यास, ठीक है। तो ये प्रमुख परियोजना के रूप में हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, आज हमने देखा नदी तंत्र, और नदी तंत्र में हमने देख लिया कौन सा, हमारा सिंधु नदी तंत्र को हमने देखकर खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ से, दूसरे नदी तंत्र, 2 नदी तंत्र और हम अगले सेक्शन में देखेंगे, जिसमें गंगा नदी तंत्र देखने वाले हैं। गंगा नदी के बाद हम कौन सा तंत्र देखेंगे, हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो उससे हिमालय नदी तंत्र साथ में ही खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, नमस्कार।